हेलो स्टूडेंट। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मूवेबल हेयर मेथड को। मूवेबल हेयर मेथड को हम सब्सटेंस मेथड भी कहते हैं। नाउ मूवेबल हेयर मेथड क्या होता है, इसको हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, बट अब इसे हम लोग डिटेल में एनालाइज करते हैं। नाउ तो स्टेडिया का वो मेथड जिसमें जो स्टेडिया एंगल है वो तो वेरी करे, बट जो स्टाफ इंटरसेप्ट है वो कांस्टेंट रहे। स्टेडिया की इस मेथड को हम मूवेबल हेयर मेथड कहते हैं। इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा इंस्ट्रूमेंट रखा गया है और मैंने अलग अलग स्टेशन पर लेवलिंग स्टाफ को रखा हुआ है। नाउ तो जब हमारा इंस्ट्रूमेंट हम इंस्ट्रूमेंट पोजीशन पर है और लेवलिंग स्टाफ अपनी पोजीशन P1 पर है, तो उस केस में देखेंगे तो हेयर्स के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी कि स्टेडिया एंगल फॉर्म हो रहा है, वो अल्फा 1 है और यहाँ पर जो स्टाफ इंटरसेप्ट है वो S का है ना। फिर क्या किया गया, लेवलिंग स्टाफ को P1 से उठा करके P2 पे रखा गया। इस केस में देखेंगे जो इंस्ट्रूमेंट है वो हेयर्स के बीच में अब अल्फा 2 का एंगल फॉर्म कर रहा है, यानी कि हमारा जो स्टेडिया एंगल है वो चेंज हो गया। बट P2 पर इन हेयर्स के थ्रू जो स्टाफ का इंटरसेप्ट लिया गया वो अगेन एस ही निकल के आया, जो कि P1 पर भी था, यानी कि स्टाफ इंटरसेप्ट यहाँ पर कांस्टेंट निकल के आया। सेम जब लेवलिंग स्टाफ को हम लोगों ने P2 से उठा करके P3 पे रखा और इंस्ट्रूमेंट से हेयर्स का के थ्रू जब स्टाफ इंटरसेप्ट लिया गया, तो यहाँ पर हेयर्स के बीच में आप देखेंगे तो एंगल जो फॉर्म हुआ वो अल्फा 3 हो गया, यानी कि एंगल फिर चेंज हो गया। बट स्टाफ का इंटरसेप्ट अगेन वही निकल के आया जो प्रीवियस दो केस में निकल के आ रहा था। दैट मीन्स मूवेबल हेयर मेथड वो मेथड होगा जहां पर जो स्टेडिया एंगल है वो तो वेरी करेगा, बट हमारा स्टाफ का इंटरसेप्ट कांस्टेंट होगा। स्टेडिया की इसी मेथड को हम लोग मूवेबल हेयर मेथड या सब्सटेंस हेयर मेथड कहते हैं। नाउ अब जो डायफ्राम होता है उसमें एक अरेंजमेंट होता है, उसमें अरेंजमेंट होता है ताकि हम स्टेडिया इंटरवल को कंट्रोल कर पाए, रेगुलेट कर पाए ना। इसे मैं बना के दिखाता हूँ। लेट अस सपोज ये हम लोग का डायफ्राम है, तो मैंने यहाँ पर डायफ्राम बना के दिखाया। तो ये वर्टिकल हेयर हो गया और ये हॉरिजॉन्टल हेयर हो गया। ये हमारे स्टेडिया हेयर हो गए, अपर स्टेडिया हेयर और लोअर स्टेडिया हेयर। अपर स्टेडिया हेयर और लोअर स्टेडिया हेयर के वर्टिकल डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेडिया इंटरवल। तो आई हमारा स्टेडिया इंटरवल हो गया ना। ये जो स्टेडिया इंटरवल है इसको हम लोग डायफ्राम में रेगुलेट कर सकते हैं ना। इसको रेगुलेट किया जा सकता है, एक अरेंजमेंट होता है इसके लिए पूरा का पूरा। वो कैसे दिखाई देता है मैं उसे भी डिस्कस करता हूँ ना। तो यहाँ पर हर एक हेयर, यानी ऊपर वाला हेयर और नीचे वाला हेयर इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है ना। ये मूव कर सकता है क्योंकि यहाँ पर एक स्लाइडिंग बार लगी होती है। स्लाइडिंग बार अपर हेयर पर भी अटैच होता है और लोअर हेयर पर भी अटैच होता है, और ये जो स्लाइडिंग बार्स होंगी ये कंट्रोल करने लगेगी अपर हेयर को और लोअर हेयर को। जो स्लाइडिंग बार होगा उसमें माइक्रोमीटर स्क्रू लगा होगा, और ये जो माइक्रोमीटर स्क्रू होगा ये रोटेट करता है हॉरिजॉन्टल ग्रेजुएटेड स्केल पर ना। तो ये जो भी अभी मैंने डिस्कस किया है इसको अब हम लोग एक डायग्राम से भी समझ लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको इसका डायग्राम बना करके शो करता हूँ। तो ये है वो अरेंजमेंट जिसमें जो हेयर्स होते हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं ना। तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग समझ लेते हैं ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये माइक्रोमीटर स्क्रू कहलाता है। हम इसको कुछ इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं ना। ये जो माइक्रोमीटर स्क्रू है ये रोटेट होता है एक लार्ज हॉरिजॉन्टल ग्रेजुएटेड स्केल के ऊपर ना। ये भी एक स्क्रू है ना, इस पर एक स्केल बना हुआ है ना, और उस पर ग्रेजुएशन भी मार्क्ड है। तो जितना हम लोग माइक्रोमीटर स्क्रू को रोटेट करेंगे इसकी रीडिंग को हम लोग नोट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रेजुएटेड स्क्रू के ऊपर ना। आप देखेंगे तो यहाँ पर दो स्लाइडिंग फ्रेम्स लगा हुआ है ना। जैसे जैसे हम लोग माइक्रोमीटर स्क्रू को रोटेट करेंगे ये जो फ्रेम है या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ आने लगेगी। करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये जो हेयर है यानी कि अपर हेयर स्टेडिया हेयर, इसकी पोजीशन भी ऊपर और नीचे होने लगेगी ना। जब हम लोग
ऊपर वाले माइक्रोमीटर स्क्रू को ऑपरेट करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट देगा अपर स्टेडिया हेयर को, यानी कि हमारा जो लोअर स्टेडिया हेयर है उसकी पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं पर जब हम लोग लोअर माइक्रोमीटर स्क्रू को रोटेट करने लगेंगे तो ये रोटेट करने लगेगा इस हॉरिजॉन्टल ग्रेजुएटेड स्केल के ऊपर ना, और ये इस फ्रेम को ऑपरेट करने लगेगा जो कि बॉटम फ्रेम आपको दिखाई दे रही है, और ये ऑपरेट किसे करेगा? लोअर स्टेडिया हेयर को ना। सो इस केस में अब हम लोग अगर एनालिसिस करें तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी की इक्वेशन कितनी थी? डी इक्वल टू के एस प्लस का सी। इस इक्वेशन को हम लोगों ने टेक्योमेट्रिक डिस्टेंस इक्वेशन कहा था। नाउ अगर यहीं पर हम लोग डिस्कस करें तो जो k है इसको हम लोगों ने क्या लिख रखा था? सो k f बाई आई को रिप्रेजेंट कर रहा है s प्लस का c। नाउ यहां पर अगर हम लोग देखें तो i क्या है? हमारा स्टेडिया इंटरवल है, यानी कि ये जो अपर हेयर है और लोअर हेयर है ना, इसके बीच का जो वर्टिकल इंटरवल है इसी को हम लोगों ने स्टेडिया इंटरवल कहा था i। नाउ इस केस में अपर हेयर और लोअर हेयर है ना अलग अलग इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं? अपनी पोजीशन को ऊपर नीचे कर सकते हैं बाय द ऑपरेटिंग ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू। नाउ देखिए इस बात को अब समझते हैं, यहाँ पर आई को डिस्कस करते हैं। नाउ सो आई यहाँ पर हमारा स्टेडिया इंटरवल है, स्टेडिया इंटरवल। चलिए तो इस स्टेडिया इंटरवल को हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं। इस केस में आई को हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? देखिए जब मैं इस अपर माइक्रोमीटर स्क्रू को रोटेट करने लगूंगा, जब इसे मैं रोटेट करूंगा तो ये कितना रोटेट हुआ वो हम लोग रेट कर लेंगे इस हॉरिजॉन्टल ग्रेजुएटेड स्केल पर, यानी कि इसने कितना मूवमेंट किया ये हम रेट कर लेंगे। जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो क्या होगा? ये फ्रेम या तो नीचे की तरफ आएगी या ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि ये जो हमारा अपर हेयर है ये नीचे की तरफ या तो मूवमेंट कर रहा है या ऊपर की तरफ कर रहा है, यानी कि हमारा जो आई है यानी स्टेडिया इंटरवल है वो भी क्या करने लगेगा? वो चेंज होने लगेगा, वेरी होने लगेगा ना। सो यहाँ पर हम लोग आई को हमारे इस अरेंजमेंट से कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। ना लेट अस सपोज यहाँ पर मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं दैट इज पी। पी क्या है? यहाँ पर जो स्क्रू लगा हुआ है उसकी पिच, तो P रिप्रेजेंट कर रहा है पिच ऑफ स्क्रू, तो स्क्रू की पिच को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ पिच क्या हो जाएगा कि हमारा जो स्क्रू है वो कितनी डिस्टेंस मूव कर रहा है ना, पर रेवोल्यूशन। चल तो ये तो हो गया P। नाउ मैं यहाँ पर एक और टर्म रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस स्क्रू को जब ऑपरेट करेंगे तो इसको नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग इसको ऑपरेट करने वाले हैं ना, तो यहाँ पर एक और टर्म रिप्रेजेंट करता हूँ स्मॉल एम। स्मॉल एम हो जाएगा कि कितने रेवोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, ये हो जाएगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। चल तो P रिप्रेजेंट करने लग रहा है हमारे स्क्रू की पिच को, और M रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने बार रेवोल्यूशन कर रहा है हमारा स्क्रू ना। I क्या हो जाएगा इस केस में? I हम लोग लिख सकते हैं, I हो जाएगा यानी कि MP। तो I हम लोग लिख सकते हैं MP, यानी कि कितना पिच है हमारे स्क्रू का, और M हो जाएगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कितने टाइम्स हम लोगों ने उसको घुमाए रखा है, तो हमको I मिल जाएगा। अगर मैं I की वैल्यू को यहाँ पर पुट करूँ इस इक्वेशन में तो अपन को D की इक्वेशन मिल जाएगी, तो D हो जाएगा कि F डिवाइड बाय I को रिप्लेस में कर सकता हूँ MP से, तो ये हो जाएगा MP। चलिए बाकी एज इट इज S और C एज इट इज रह जाएगा, S प्लस का C। चल अब मैं क्या करता हूँ, F बाई P, ये जो F बाई P आपको दिखाई दे रहा है इस F बाई P को मैं एक कांस्टेंट कह देता हूँ। सो F बाई P को मैं K से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पर हमें एक D की इक्वेशन मिल जाएगी। तो D की इक्वेशन इस केस में कितना हो जाएगा? D इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा K बाय M S प्लस का C, यानी कि हमारे मूवेबल हेयर मेथड के केस में जो D है
है ना, यानी इंस्ट्रूमेंट से लेकर के लेवलिंग स्टाफ तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो क्या निकल के आ जाएगी, के एस बाय एम प्लस का सी। तो चलिए अब अपन कुछ केस को डिस्कस कर लेते हैं। जब हम लोग फिक्स्ड हेयर मेथड को डिस्कस कर रहे थे तो टोटल हम लोगों ने 4 केस को डिस्कस किया था। 4 केस कौन कौन से थे? पहला केस तो था जिसमें स्टाफ हमारा वर्टिकल था और उसमें हम लोगों ने एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन लिया था और एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों केस में डिस्टेंस को मेजर किया था। और दूसरा केस जहां पर अपना जो स्टाफ था वो नॉर्मल था, अगेन एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल के करस्पॉन्डिंग अपन ने डिस्टेंस को मेजर किया था ना। सो यहाँ पर भी एनालिसिस जो है एस सिमिलर निकल के आ जाएगा। करेक्शन उसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर जो एम स्मॉल एम टर्म है सिर्फ उसका निकल के आ जाएगा, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। चल, तो इन दोनों केस को मैं यहाँ पर कवर कर देता हूँ। तो सबसे पहला केस फर्स्ट, कौन सा केस फर्स्ट? जब हमारा जो स्टाफ है वो वर्टिकल हो और लाइन ऑफ साइट कैसे हो, इंक्लाइन हो। सो इफ स्टाफ, तो स्टाफ कैसा है, इज हेल्ड वर्टिकल। तो स्टाफ हमारा वर्टिकल है और लाइन ऑफ साइट कैसी है, एंड लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइन। चलिए, तो इस केस में डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? सो डी हो जाएगा, क्या था फॉर्मूला इस केस में, ये हो जाएगा के एस। यहां पर क्या हो जाएगा, हम लोग सिर्फ डिवाइड कर देंगे स्मॉल एम से, बाकी एज इट इज केस हो जाएगा। सो आगे क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का सी कॉस थीटा, सी कॉस थीटा। यानी कि जो केस हमारा कहां पर फिक्स्ड हेयर मेथड में निकल के आया था, कौन से केस में, जब हमारा स्टाफ वर्टिकल था, यानी कि एक्सप्रेशन एस सिमिलर निकल के आ रहा है जो हम लोगों ने वहां पे सॉल्व किया था। यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो के एस है वो डिवाइड हो जाएगा एम से। तो ये हो जाएगा हमारा डी का एक्सप्रेशन। अगर वहीं पर मैं वी की बात करूं तो वी के एक्सप्रेशन में क्या चेंज हो जाएगा, अगेन वहां पर भी जो के एस होगा वो एम से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 के एस डिवाइड बाय एम। ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा प्लस का सी, सी के बाद क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। चलो, तो पहला केस जब हमारा जो स्टाफ है वो वर्टिकल है और लाइन ऑफ साइट कैसे है, इंक्लाइंड है, उस केस में डी और वी कुछ इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ एक और केस देख लेते हैं, जब हमारा जो स्टाफ होगा वो कैसे हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, बट अगेन लाइन ऑफ साइट हमारा इंक्लाइन होगा। उस केस में कैसे हम लोग डी और वी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सेकेंड केस, केस सेकेंड क्या बन जाएगा, केस सेकेंड, if staff is held, वर्टिकल की जगह यहां पर नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल, एंड लाइन ऑफ साइट हमारी इंक्लाइंड ही होगी, लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड। चलिए, तो इस केस में D और V के डेरिवेशंस क्या निकल के आ जाएंगे, नाउ अगेन D और V वही निकल के आएंगे जो हम लोगों ने फिक्स्ड हेयर मेथड में डिस्कस किया था। चेंज क्या हो जाएगा, अगेन के एस को यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देंगे m के साथ। नाउ सो D का क्या फॉर्मूला था उस केस में, L cos थीटा प्लस का H sin थीटा। नाउ एल क्या था वो भी हम लोग डिस्कस कर रखे थे, के एस प्लस का सी, तो यहाँ पर के एस डिवाइड हो जाएगा एम के साथ। तो डी का एक्सप्रेशन हो जाएगा के एस डिवाइड बाय एम प्लस का सी और कॉस थीटा प्लस का, यहाँ क्या हो जाएगा, सी साइन थीटा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा एच साइन थीटा। चल, तो ये हो गया डी का एक्सप्रेशन। और वहीं अगर v के एक्सप्रेशन की बात करें तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट इज v को हम लोग यहां पर लिख सकते हैं के एस डिवाइड बाय m प्लस का c, यानी कि वहां पर क्या था, l साइन थीटा,
तो यहाँ L क्या हो जाता था, के एस प्लस का C, तो के एस डिवाइड हो गया M के साथ, तो ये हो गया L और ये हो गया साइन थीटा। चल, तो D और V का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर मूवेबल हेयर मेथड में कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सो अभी तक तो हम लोगों ने ये डिस्कस की, बट अगर हम लोग बात करें, अगर हमारा जो अभी अरेंजमेंट मैंने आपको शो किया था, उस अरेंजमेंट में कुछ एरर आ जाए, इस एरर को कहा जाता है इंडेक्स एरर। तो इंडेक्स एरर, जिसको मैं ई से यहाँ रिप्रेजेंट करूंगा, यानी कि जो हम लोग यहाँ पर स्टेडिया इंटरवल को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग स्क्रू को ऑपरेट कर रहे हैं। अगर इस स्क्रू में कोई इंडेक्स एरर आ जाता है, सो उस केस में अपन को करेक्शन लगाना होगा। तो वो करेक्शन कैसे लगाएंगे, अब हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मूवेबल हेयर मेथड के केस में जो D है, इसकी इक्वेशन क्या बन जा रही थी, ये हो जा रहा था के एस डिवाइड बाय एम प्लस का C। नाउ सो अब डिस्कस कर लेते हैं, अगर हमारे केस में इंडेक्स एरर हो गया, सो बात करते हैं, नोट करके इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं। नाउ इफ देयर इज है ना, कोई इंडेक्स एरर हो, इंडेक्स एरर, और इस इंडेक्स एरर को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ई है ना, किसमें, इन माइक्रोमीटर स्क्रू। तो अगर माइक्रोमीटर स्क्रू में कोई इंडेक्स एरर हुआ, जिसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सो उस केस में हमारी जो डी की इक्वेशन है, उसमें क्या चेंज आ जाएगा, के एस डिवाइड बाय जो एम है, एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को। यानी इंडेक्स एरर हमारे क्या है, जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है, उसमें थोड़ा थोड़ा करके या तो इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा। तो उसी एरर को अपन नंबर ऑफ रेवोल्यूशन में से क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर दें। तो m माइनस का e प्लस का c, यानी कि अगर हमारे केस में कोई इंडेक्स एरर दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, m से उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और फाइनली अपन को क्या मिल जाएगा, 2 पॉइंट, यानी इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के स्टाफ तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल जाएगा। चल, तो ये रहा हमारे डी का एक्सप्रेशन। अब बात कर लेते हैं कि जो मूवेबल हेयर मेथड है ना, ये कहाँ सूट करेगा या फिर ये कहाँ पर ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट हमें देगा। तो जो मूवेबल हेयर मेथड है, ये अपन को ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट वहां देता है जहां पर 2 पॉइंट की बीच की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है ना। इस केस में अगर हम लोग बात करें, है ना, इसके डिसएडवांटेज की, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो स्टेडिया इंटरवल है उसको मेजर कर रहे हैं माइक्रोमीटर स्क्रू के केस में, तो यहाँ पर आई को मेजर करना टिपिकल हो जाता है, तो यही इसका डिसएडवांटेज निकल के आता है। सो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि मूवेबल हेयर मेथड क्या होता है, और दो अलग अलग केस में डी और वी के कैसे एक्सप्रेशन निकल के आ रहे हैं, और उनमें क्या चेंजेस अपन को करना पड़ा एज कंपेयर टू द फिक्स्ड हेयर मेथड, वो डिस्कस किया, और हम लोगों ने इंडेक्स एरर को भी यहाँ पर डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।